हेलो स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम यूनिट 2 ह्यूमन रिलेशन का थर्ड पार्ट डील करेंगे और इस वीडियो में हम इस यूनिट के मेनली दो टॉपिक ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग एंड ग्रुप डायनामिक डील करेंगे। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन, इसका नर्सिंग में क्या रोल है। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब नर्सिंग में होता है कि जो एक नर्स अपने डिपार्टमेंट वाले लोगों के बीच में और अपने कलीग्स के बीच में जिनके साथ वो काम करते हैं और एक पेशेंट के साथ जो हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं वो ह्यूमन रिलेशन के अंडर में आता है। सेकंड पॉइंट है पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए नर्सेस जो एक आपस में डिपार्टमेंट के अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में एक जो आईपीआर प्रॉपर मेंटेन करती है, कम्युनिकेशन जो मेंटेन करती है जिससे कि पेशेंट को प्रॉपर क्वालिटी केयर मिल सके, वो किसके अंडर में आता है, ह्यूमन रिलेशन के अंडर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन रिलेशन जब भी अलग अलग डिपार्टमेंट के या अलग अलग फील्ड वाले लोग जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, सब मिलकर पेशेंट को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाली केयर देने के लिए या जो गोल हमने सेट किया है पेशेंट के लिए उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो आपस में इंटरेक्ट करके कम्युनिकेट करके जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो किसके अंडर में आता है, ह्यूमन रिलेशन के अंडर में आता है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिलेशन के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। तो मेनली 4 डायमेंशंस यहाँ पे बताए गए हैं ह्यूमन रिलेशन के। सबसे पहला है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी पेशेंट को नर्सेज केयर पहुंचाती है तो एक नर्स का रोल होता है, वो एक हेल्पर की तरह काम करती है पेशेंट के लिए और उसके फैमिली के लिए भी। और क्या करती है उनकी, जब हम किसी पेशेंट के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि बातों में या एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद में हमें क्या, वो इंडिविजुअल जो पेशेंट है चाहे वो कम्युनिटी एरिया में हो या हॉस्पिटल एरिया में हो, तो हमें उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चलता है, उसकी हेल्थ नीड्स के बारे में पता चलता है। और बात करने से क्या होता है, कम्युनिकेट करने से एक थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हम सारी पेशेंट की स्टोरीज को जान पाते हैं, उसकी बैक स्टोरी क्या है। मतलब उनके अगर एक पेशेंट से आप बात करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके फाइनेंशियल कंडीशन को उसकी बातों से जजमेंट लगा सकते हो। तो आप अगर उसको हेल्थ चार्ट प्रोवाइड करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू उसके फाइनेंशियल स्टेटस आप उसको क्या करोगे, हेल्थ डाइट चार्ट उसको क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। तो ये हुआ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। सेकेंड पॉइंट है हमारा नर्स फैमिली रिलेशनशिप। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ये जो डायमेंशन है ये मेनली काम आता है जो कम्युनिटी एरिया में जो या होम टू होम केयर जो नर्सेस केयर प्रोवाइड करती है वहां पर काम आता है। कि वहां पे क्या होता है, 1 to 1 हम हर फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और उससे क्या होता है हमको सबकी जो थॉट प्रोसेस है, जब जो सबका माइंडसेट है किसी भी इंडिविजुअल डिजीज कंडीशन या हेल्थ को लेके वो हमें पता चलता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं और हेल्थ गाइडेंस देते हैं, उनकी हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं या रिस्टोर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा नर्स हेल्थ टीम रिलेशनशिप। तो नर्स हेल्थ टीम रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब भी एक पेशेंट को, अगर हमको नर्स को हेल्थ केयर पहुंचानी है तो उसको क्या है, सारे जितने भी मेंबर्स है जो कि हेल्थ केयर टीम में आते हैं उनसे सबसे क्या करना है, प्रॉपर इंटरेक्शन मेंटेन करके रखना है, बना के रखना है। और प्रॉपर इंटरेक्शन के लिए सबसे नीडेड या रिक्वायर्ड चीज क्या है, कम्युनिकेशन। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन सबके बीच में मेंटेन होगा, कोलैबोरेशन प्रॉपर, चाहे वो कंसल्टेंट हो, पैथोलॉजिस्ट हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सुपरवाइजर हो, लीडरशिप हो, फोर्थ क्लास वर्कर हो या मैनेजमेंट है, सबों के बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा तो हम क्या कर सकेंगे, पेशेंट को बोथ सारे तरीकों से, फाइनेंशियली भी, थेराप्यूटिकली भी और मेडिकली भी पेशेंट की क्या कर सकेंगे, हेल्थ को हम ठीक कर सकेंगे, उसके गोल को जल्दी, गोल पेशेंट का क्या है कि पेशेंट जल्दी से ठीक होके घर जाइए, जो भी उसकी हेल्थ कंडीशन डिजीज कंडीशन है उससे वो क्या हो सके, मैक्सिमम लेवल तक क्या हो सके, क्योर हो सके, प्रिवेंट हो सके। तो वो कभी पॉसिबल है जबकि सारे टीम मेंबर एकजुट होके आपस में कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेट करके काम करेंगे तो ही वो पॉसिबल है। नेक्स्ट है नर्स फैमिली रिलेशनशिप। तो बहुत सारी जो नर्सेस होती है जो कि कम्युनिटी एरिया में जाके कम्युनिटी एरिया में जाके
हेल्थ सर्व करती है या हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम कम्युनिटी एरिया में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हम फैमिली से मिलते हैं, और वन बाय वन जब फैमिली से मिलते हैं तो क्या होता है कि सारे हर फैमिली के हर मेंबर को क्या प्रॉब्लम है या मेंबर क्या थॉट रखता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कोई पेशेंट, एक घर में कोई इंडिविजुअल, एक लड़का है, उसके पैर में वुंड है, लेकिन वो खट्टा नहीं खा सकता है, लेकिन हमने देखा है कि विटामिन सी से क्या होता है, हीलिंग होती है, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग है वो उसको खट्टा नहीं खाने दे रहे, तो उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हो रही है। तो हमें क्या, जब हम एक 1 to 1 सबसे बात करेंगे तो हमें उन सबकी मेंटेलिटी पता चलती है, तो हम उनको उस तरीके से काउंसिल करके उनको समझा के हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर पूरी फैमिली की, और अगर एक फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करते हैं और हर फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करके उनके अगर हेल्थ प्रमोट करते हैं तो ओवरऑल कम्युनिटी का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और कम्युनिटी नर्स जब कम्युनिटी में रिलेशनशिप मेंटेन करती है, उसको कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या ओवरऑल उस किसी विलेज में अगर चेंजेस लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के पॉलिटिशियंस या वो जहाँ वहाँ के जो भी मेन लीडर है उन लोगों के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनके सपोर्ट से वो कोई भी चेंजेस बहुत आसानी से उस एरिया में ला सकती है। तो ये हमारे कुछ डायमेंशंस थे ह्यूमन रिलेशंस इन नर्सिंग में। अब नेक्स्ट है ग्रुप डायनामिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एक यूनिट का, जोहरी विंडो के बाद में ग्रुप डायनामिक। तो जो ग्रुप डायनामिक वर्ड है वो जो कर्ट लेविन साइकोलॉजिस्ट है यूएसए की जो यूनिवर्सिटी लोवा है, सबसे पहले उन्होंने ये वर्ड क्रिएट किया था। और इसका मीनिंग क्या होता है, तो ग्रुप डायनामिक का मतलब होता है ग्रुप की और ग्रुप में होने वाली जो एक्टिविटीज है ना, पीपल कैसे आपस में इंटरेक्ट करते, कैसे वो बिहेव करते हैं ग्रुप में, उसको स्टडी करना होता है ग्रुप डायनामिक। सेकंड डेफिनेशन में ये बताया कि ग्रुप में जो होने वाले जो इंटरेक्शंस है ना, कि ग्रुप काम कैसे करता है और वो काम जो वो ग्रुप परफॉर्म कर रहा है वो कितना इफेक्टिव है, उसको समझना, उसकी प्रोसेस को समझना क्या होता है, ग्रुप डायनामिक होता है। तो ये दो डेफिनेशंस हुई ग्रुप डायनामिक की। अब देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज का कहने का मतलब यहाँ पे कि कोई भी ग्रुप अगर जब बनता है तो उस कैसे बनता है, उसकी क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेज होती है। तो सबसे पहले होती है फॉर्मिंग फेज। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप बनना है। तो जब भी कोई ग्रुप बनता है ये सबसे बड़ा गोल होता है कि ग्रुप बनाना। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या होता है, मल्टीपल लोग मिलते हैं, अलग अलग नेचर के, अलग अलग बिहेवियर वाले लोग, परसेप्शन वाले लोग आपस में इंडिविजुअल से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो इस फेज में क्या होता है, ये एक ओरिएंटेशन फेज भी हम इसको या ओरिएंटेशन पीरियड वाला फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लोग आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है या हमारा गोल क्या है, वो यहाँ पे समझते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो लोग देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या अपनी ओपिनियंस को साझा करते हैं, और इस दौरान कंफ्यूजन्स भी बहुत सारे होते हैं और अच्छे से हमारा गोल या एम हमको क्लियर नहीं होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई स्किट करना है तो सबसे पहले तो क्या बच्चों की लिस्ट बनती है कि कौन कौन आने वाला है ना, और हमको अच्छे से क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में स्किट किस तरीके का होना है, बस ये बोल दिया वर्ल्ड हार्ट डे है तो स्किट करना है। तो क्या हुआ, बच्चों ने 15 बच्चों ने नाम दे दी, तो ये क्या हुआ, फॉर्मिंग फेज। सेकेंड स्टॉर्मिंग फेज। स्टॉर्मिंग फेज ये जो ग्रुप ये जो फेज होता है, ये इसको स्टॉर्मिंग फेज इसलिए बोला है क्योंकि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट वाला फेज होता है। क्यों, क्योंकि सारे हमने जैसे कि स्टूडेंट वाला एग्जांपल लिया तो सारे जो ग्रुप स्टूडेंट्स है वो मिलेंगे और सबके अपनी अपनी ओपिनियंस देंगे। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में सब अपनी अपनी ओपिनियन देते, तो सारी ओपिनियन एक जगह मैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपस में क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है ना। और क्या होता है, क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा इसमें होता है और आपस में क्या बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट काफी सारे यहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए इस फेज को हमने क्या बोला है, स्टॉर्मिंग फेज कहा है। फिर आता है नॉर्मिंग फेज। नॉर्मिंग फेज का मतलब यहाँ पे ये है, ये कहना इस फेज में ये होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले, कॉमन फीलिंग वाले जो मेंबर्स होते हैं वो आखिरी में ग्रुप में बचते हैं, और जो अपोजिशन वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एट देन ग्रुप से निकल जाते हैं। तो सेम लोग, सेम थॉट्स वाले या लगभग सेम परसेप्शन वाले लोग ग्रुप में बचते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में वो अपनी ओपिनियंस को शेयर करते हैं, और आपस में सब लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके क्या करते हैं, सेम ओपिनियन पे आते हैं, और इसमें ग्रुप मेंबर्स को क्या करते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाती है। जैसे कि वो स्किट वाला अगर वर्ल्ड हार्ट डे पे सबसे पहले तो लिस्ट बनेगी। स्टॉर्मिंग फेज में क्या होगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो यही वाला रोल चाहिए, नहीं ये वाला गाना भी इसमें डालिए, ये वाला शॉर्ट भी इसमें डालिए, है ना। तो ये स्टॉर्मिंग फेज। वो फिर नॉर्मिंग फेज में क्या होता है, जो अलग बिल्कुल ही अलग होते हैं लीग से, वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। फिर जो सेम बिहेवियर वाले लोग बचते हैं वो बच जाते हैं, और फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग से सब अपना अपना रोल, कि मैं ये वाला रोल प्ले करूंगी, मैं ये गाना गाऊंगी, मैं डांस में पार्टिसिपेट करूंगी, वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। फिर लास्ट वाला फेज होता है फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज ये जो स्टेज है डेवलपमेंट की, इसमें क्या होता है, लगभग सारे कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व हो जाते हैं, प्रॉपर डिस्कशन होता है, और जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, अब इनके बीच में लड़ाइयां नहीं होती है, रेशनल के साथ में वो बात करते हैं, और एक प्रॉपर जो उनको चाहिए था ग्रुप में, कि हमको ये रिजल्ट, जो उनके गोल था, जो ग्रुप बनने के समय जो उनका एम था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो लगभग क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम, गोल उनके क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। मतलब जो स्किट करना था वो स्किट अच्छे से परफॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हार्ट डे के दिन पे। तो ये हुआ स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये हमने कुछ 4 स्टेज देखी। कोई भी ग्रुप बनता है तो 4 स्टेजेस होती है उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव ग्रुप फंक्शनिंग। अगर कोई भी ग्रुप है वो साथ में काम कर रहा है तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हमको फॉलो करना है जिससे कि ग्रुप अच्छे से काम कर सके। तो सबसे पहले तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जितने इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट किए उस ग्रुप में उनको सबसे गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। मतलब उनको हर एक ग्रुप मेंबर को पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अगर हमको स्किट करना है तो सबको पता होना चाहिए, 15 मेंबर है तो 15 को पता होना चाहिए कि हमको फलानी डेट को स्किट परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है, जितने भी ग्रुप मेंबर है, सेकंड पॉइंट है, उनको क्या होना चाहिए, क्लियर आइडिया अबाउट एक्सपेक्टेशन, है ना। सभी ग्रुप मेंबर्स को क्लियर पता होना चाहिए कि जो हमारे टीचर्स है या हम जहाँ पे स्किट करने वाले हैं, तो हमें टीचर की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन, हम किस तरीके का स्किट उनको दे, कि हमारी लैंग्वेज बहुत लेमन होनी चाहिए, गाँव में करना है तो हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो वो क्लियर आइडिया होना चाहिए, सारी एक्सपेक्टेशन के बारे में हर इंडिविजुअल मेंबर को पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, सारे ग्रुप मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक इंडिविजुअल को क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई डांस कर रहा है स्किट में तो उसको पता होना चाहिए, अगर कोई फीमेल का रोल कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं ये रोल कर रही हूँ, कोई मेल का रोल कर रहा है, कोई बच्चों का रोल कर रहा है। तो हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है, अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर दी फंक्शनिंग। जो भी ग्रुप का लीडर है, ग्रुप में जो लीडर है वो ग्रुप में से भी हो सकता है या कोई सुपीरियर पोस्ट पे है वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्किट कर रहे हो तो आपकी क्लास टीचर क्या है, आपकी लीडर है। तो जो ग्रुप मेंबर है, अगर मैंने आपको 2 क्लासेस दिए कि चलो आप 2 क्लासेस से ये 15 बच्चे जाके अपने ग्रुप की, अपने स्किट की प्रैक्टिस करें, तो मेरा आपके ऊपर क्या प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। मैं जाके चेक करूँ कि हाँ आप लोग स्किट कर रहे हो कि नहीं। 2 पीरियड के बाद में मैं जाके फॉलो अप लूँ कि अच्छा आप ये बताइए कि अभी आपका स्किट कहाँ तक पहुंचा। तो क्या होना चाहिए, अगर कोई भी ग्रुप को अच्छे से अगर काम करवाना है तो क्या होना चाहिए, उस पर प्रॉपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है कि कोई भी ग्रुप अकेले, कोई ग्रुप का मतलब ही होता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स, है ना। तो कोई इंडिविजुअल एक मेंबर ही सिर्फ काम करते रहे तो उससे कोई भी जो हमारा एम क्या है अभी, कि वो स्किट अच्छे से नहीं हो पाएगा। सारे जो ग्रुप मेंबर उनको क्या करना पड़ेगा, मिल के और सेम लेवल के अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो ही वो स्किट अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेंबर्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर मैंने कहा है कि आपको 4 से 5 स्किट प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर मैं क्लास टीचर हूं और मैंने कहा है कि 4 to 5 आप लोगों की स्किट प्रैक्टिस है, तो जितने भी 15 मेंबर्स है उनको सबको मैसेज कन्वे होना चाहिए कि चलिए हम सबको 4 से 5 जाके प्रैक्टिस करना। अगर सिर्फ 10 लोग आएंगे, 5 लोग नहीं आएंगे, तो क्या प्रैक्टिस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं या आपके टीचर ने कोई चेंजेस करवाए हैं और अगर आपने प्रॉपर ग्रुप में कम्युनिकेट नहीं किया तो आप गलती करते रहोगे, तो क्या इससे जो आइडियल स्किट हमको करवाना था वो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कोई भी ग्रुप को अच्छे से चलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी लीडर होता है ग्रुप का वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करने वाला होना चाहिए। अगर क्लास टीचर ग्रुप की लीडर है तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे, हर दिन वो फॉलो अप ले, हर प्रैक्टिस के बाद में फॉलो अप के लिए कि हमारा अभी कहाँ तक स्किट पहुंचा है, कितना है, क्या करेक्शंस उसमें किए जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि
जिससे क्या कर सकते हैं हम अपने ग्रुप की फंक्शनिंग को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।